गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चौधरी मोटाराम मीर मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRD निर्वाणा सूरतगढ़ से क्लास B.Ed सेकेंड ईयर। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने रूढ़िवादिता का परिचय, अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में चर्चा की थी। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम रूढ़िवादिता की विशेषताएं और उसके जो दुष्परिणाम हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूढ़िवादिता की विशेषताओं के बारे में। रूढ़िवादिता की विशेषताएं। जो रूढ़िवादिता की जो पहली विशेषता है वो है कल्पना आधारित प्रक्रिया। पहला जो पॉइंट है इसके अंतर्गत वो है कल्पना आधारित प्रक्रिया। अब जो रूढ़िवादिता है उसे कल्पना आधारित प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि जो रूढ़िवादिता है उसके अंतर्गत जो भी परंपराएं आती हैं, जो भी मान्यताएं हैं या जो भी धारणाएं हैं वो कल्पना पर आधारित होती हैं। उनके कोई भी उनका जो वैज्ञानिक आधार है वो नहीं होता। कि जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं या फिर जो लड़कियां हैं उनको अगर थोड़ी सी छूट दे दी जाए या स्वतंत्रता दे दी जाए तो वो उसका गलत फायदा उठाती हैं। तो कहते हैं कि जो ये धारणा हमारे समाज में जो बनी हुई है वो कल्पना पर आधारित है, कोई भी इसका वैज्ञानिक आधार जो है वो नहीं है। कि जैसे जो महिलाएं हैं अगर उन्हें जैसे जो महिलाएं हैं उनमें विभिन्न प्रकार की योग्यताएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं या फिर प्रतिभा होती हैं, तो जब तक उन्हें अवसर नहीं मिलेगा तब तक वो उसे उजागर कैसे करेंगे। तो कहते हैं कि जो महिलाएं हैं आज के टाइम में अपने देखते हैं जो महिलाएं हैं वो प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। तो कहते हैं कि अगर जो महिलाएं हैं अगर उन पर विभिन्न प्रकार का जो प्रतिबंध लगाए जाएँ या फिर नियंत्रण लगाए जाएँ तो वो अपना सर्वांगीण विकास जो है वो नहीं कर पाती। तो कहते हैं कि जो रूढ़िवादिता जो है उसे कल्पना आधारित प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट है वो है अंधविश्वास की प्रक्रिया। सेकंड पॉइंट है अंधविश्वास की प्रक्रिया। अब जो रूढ़िवादिता है वो एक प्रकार का कहते हैं कि अंधविश्वास होता है। कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अपने बात करते हैं कि जैसे कोई पिता है अगर वो अपने पुत्र का विवाह करता है तो वो दहेज की मांग करता है। तो जो अन्य व्यक्ति है वो उससे पूछते हैं कि आप दहेज की मांग क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो दहेज है उसे तो अपराध माना जाता है। वर्तमान समय में जो दहेज है उसे कानूनी अपराध माना जाता है। तो वो ये बात बोलता है कि ये तो हमारे समाज की परंपरा है जो प्राचीन काल से चली आ रही है कि जैसे जो वधू पक्ष है वो वर पक्ष को दहेज देता ही है। तो वो कहते हैं इस प्रकार की जो तर्क है वो देता है। तो कहते हैं ये जो रूढ़िवादी जो परंपरा है तो ये अंधविश्वास पर आधारित है। कि जैसे कि अपने बात करते हैं कि अपने देखते भी और ये चीज़ सुनते भी हैं कि अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है तो अपने उस रास्ते पे नहीं जाते, क्योंकि जो लोग हैं या फिर जो हम गलत कहते हैं कि उनकी सोच ये है कि वो ये सोचते हैं कि जो कार्य करने जा रहे थे वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं कि ये जो बातें अपने को देखने को मिलती हैं वो सिर्फ अंधविश्वास पर आधारित होती हैं। तो ये कहा जाता है कि जो रूढ़िवादिता है वो अंधविश्वास प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है। तो ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। आगे जो थर्ड पॉइंट है वो है अज्ञानता की प्रक्रिया। थर्ड पॉइंट है अज्ञानता की प्रक्रिया। अब जो कहते हैं कि जो भी कोई भी मान्यता है या कोई भी परंपरा है अगर वो अपने बिना सोचे समझे ही अगर उसका अनुकरण करते हैं तो वो अज्ञानता के क्षेत्र में आता है। कि जैसे कि अपने बात करते हैं कि जैसे जो पर्दा प्रथा है
उसका प्रचलन था, प्राचीन काल में उसका पर्दा पर जो प्रथा है उसका प्रचलन था। तो कहते हैं कि उस टाइम जो महिलाओं की जो सुरक्षा की दृष्टि से ही जो पर्दा प्रथा है उसका प्रचलन था। परंतु जब आज जो वर्तमान समय है तो अपने कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो हर प्रकार से सुरक्षित हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार के जो अधिकार बनाए गए हैं कि अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो उनका यूज़ कर सके, अगर उनके साथ किसी भी तरह का जो अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो वो उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठा सके। तो कहते हैं कि जो ये कहते हैं कि आज के टाइम में जब महिलाएं हर तरह से सुरक्षित है तो जो महिलाएं हैं वो पर्दा जो प्रथा है उसका प्रचलन हमारे समाज में क्यों है, क्योंकि ये कहते हैं कि आज भी जो पुरुष वर्ग है वो महिलाओं को पर्दा करने के लिए उन पर दबाव बनाता है। तो कहते हैं कि जो रूढ़िवादिता है, जो रूढ़िवादी जो व्यवहार है वो अज्ञानता की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो ये तो हो गया थर्ड पॉइंट। आगे जो फोर्थ पॉइंट है वो है अवैज्ञानिक प्रक्रिया। अवैज्ञानिक प्रक्रिया। जो रूढ़िवादिता है उसे अवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया जाता है कि जैसे कि अपने बोलते हैं या अपनी जो पहली क्लास है उसमें भी हमने ये चीज़ देखी है कि जो महिलाओं के बारे में जो भी धारणाएं बनी हुई हैं, जैसे कि जो महिलाएं हैं उन्हें जब भी कोई कार्य दिया जाता है तो वो उसे अच्छे तरीके से नहीं कर पाती हैं, जो निर्णय लेने की या डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो उनमें नहीं होती, उनमें जो बुद्धि है या इंटेलिजेंस है उसका अभाव माना जाता है। तो कहते हैं कि जो ये इस प्रकार के जो धारणाएं बनी हुई हैं उनका कोई भी जो वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसे विज्ञान के द्वारा इसका प्रदर्शित नहीं किया गया है। तो इससे क्या होता है कि जैसे जो महिलाएं हैं तो अगर उसको जब अपनी प्रतिभा को उजागर करने का जब अवसर नहीं मिलता तो वो अवसर उन्हें नहीं मिलता है, तो इससे क्या होता है जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति तो समाज में निम्न स्तरीय हो जाती है, और जो पुरुष है, अक्सर पुरुषों के बारे में बात बोली जाती है, जो पुरुष की जो स्थिति है वो हमारे समाज में प्रधान मानी जाती है। तो ये तो हो गया अवैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में बात। अब आगे का जो पॉइंट है वो है अमानवीय प्रक्रिया। अमानवीय प्रक्रिया। अब जो रूढ़िवादिता है वो एक प्रकार की अमानवीय प्रक्रिया है, क्योंकि रूढ़िवादिता के आधार पर ही जो हमें लैंगिक विभेद जो है वो हमारे समाज में हमें देखने को मिलता है कि रूढ़िवादिता के कारण ही जो बालक और बालिका में विभिन्न प्रकार का जो विभेद है वो किया जाता है, जैसे कि उनके शिक्षा संबंधी विभेद किया जाता है, उनके खाने पीने संबंधी विभेद किया जाता है। तो कहते हैं कि जो ये विभेद किया जाता है लड़के लड़कियों में जो भी विभेद किया जाता है वो मानवता के विरुद्ध है, क्योंकि जो हमारी मानवता है वो तो हमें यही सिखाती है कि हमें लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों को एक समान समझना चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है वो नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गया फिफ्थ पॉइंट। आगे जो सिक्स पॉइंट है वो है लिंग विभेद की प्रक्रिया। सिक्स पॉइंट है लिंग विभेद की प्रक्रिया। अब इसमें कहते हैं कि जो रूढ़िवादिता है उससे जो हमारा ये समाज है उसमें जो लैंगिक विभेद है या लिंगीय विभेद है वो हमारे समाज में जन्म लेता है कि जैसे रूढ़िवादी जो समाज है या जो रूढ़िवादी लोग हैं वो हमेशा ही जो लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार जो हमारा जो समाज उसमें जो लैंगिक विभेद है वो बढ़ता है और इससे जो महिलाओं की स्थिति है वो निम्न स्तरीय हो जाती है। तो ये तो हो गया सिक्स पॉइंट। आगे सेवन पॉइंट की बात करते हैं वो है अतार्किक प्रक्रिया। सेवन पॉइंट है अतार्किक प्रक्रिया। अब इसमें कहते हैं कि जो रूढ़िवादिता है उसे अतार्किक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इनके जो रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं उसके मूल में कोई भी तर्क नहीं होता है। कोई भी कहते हैं कि अतार्किक इसीलिए से बोला जाता है कि इसके अंतर्गत जो भी बातें आती हैं या जो भी परंपराएं आती हैं उनका कोई भी तर्क नहीं होता, उसे तर्क के द्वारा जो प्रमाणित वो नहीं किया गया है। तो कहते हैं कि जो इस तरह का जो तर्क अतार्किक प्रक्रिया के रूप में जो रूढ़िवादी है उसे समझा जाता है, अर्थात जो रूढ़िवादिता है वो अतार्किक प्रक्रिया है। आगे ये तो हो गया सेवन पॉइंट। आगे जो एट पॉइंट है वो है चहुमुखी विकास में बाधक। चहुमुखी
विकास में बाधक। इसमें कहते हैं कि जो रूढ़िवादिता है वो जो सामाजिक चहुमुखी विकास में एक बाधक के रूप में कार्य करता है। कि जैसे जो महिलाएं हैं वो अगर कोई हस्बैंड वाइफ है तो जो वाइफ है अगर वो नौकरी करना चाह रही है तो रूढ़िवादिता के कारण ही जो उसका पति है वो उसको नौकरी करने नहीं देता। तो कहते हैं कि इससे जो महिलाएं हैं उनका जो सर्वांगीण विकास है वो नहीं हो पाता। तो इसलिए बोला जाता है कि जो रूढ़िवादिता है वो चहुमुखी विकास में एक बाधक के रूप में कार्य करती है, बाधा उत्पन्न करती है। कि कहते हैं कि जैसे कोई भी जैसे जो भी नई शिक्षा नीति आती है या जो भी शिक्षा संबंधी जो भी नई व्यवस्था आती है तो रूढ़िवादिता के कारण ही उसका जो विरोध किया जाता है। और जब रूढ़िवादिता हमारे समाज में रहेगी तो जो हमारा ये समाज है या जो हमारे समाज में महिला है या पुरुष है उनका जो सर्वांगीण विकास है वो नहीं हो सकता। तो ये तो हो गया 8 पॉइंट। आगे जो 9th पॉइंट है वो है आधुनिक विकास में बाधक। 9th पॉइंट है आधुनिक विकास में बाधक। अब जो रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं उनके आधार पर जो नवीन विचारधारा जब हमारे समाज में आती है तो हम उसका विरोध करते हैं। तो कहते हैं कि जो रूढ़िवादिता है वो जो आधुनिक जो विकास है उसमें बाधक के रूप में कार्य करती है। तो ये बहुत बोली जाती है कि जो आधुनिकीकरण है कि जब भी कोई नए विचार अगर अपने उसको ग्रहण करते हैं तो जो रूढ़िवादिता है वो उसमें बाधक पैदा करती है। कि शुरू में लोग उसका विरोध करते हैं परंतु जब उसे पता लगता है कि ये चीज़ सही है तो वो उसका समर्थन करते हैं। तो रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं जो मान्यताएं हैं वो हमारे समाज में जो आधुनिकीकरण आने से एक प्रकार का जो बाधक है वो उत्पन्न करती हैं। तो ये तो हो गया 9th पॉइंट। आगे जो 10th पॉइंट है वो है अविकसित प्रक्रिया। 10th पॉइंट है अविकसित प्रक्रिया। अब कहते हैं कि जिस समाज में या जिस राष्ट्र में जो रूढ़िवादिता है वो देखने को मिलती है तो वहाँ पर जो विकास है वो तीव्र गति से नहीं हो पाता, अर्थात विकास हो ही नहीं पाता। क्योंकि जो लोगों की सोच है वो पुरानी है, रूढ़िवादी है, तो वो नई चीज़ को कोई भी जब नई चीज़ आती है तो उससे जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि जो जैसे अब यूरोप एग्जाम्पल के तौर पर अपने बात करते हैं, जो यूरोपीय देश है उसमें जो विकास है वो तीव्र गति से होता है क्योंकि वहाँ पर जो रूढ़िवादिता उसका अभाव माना जाता है। इसी तरह जैसे अरब और एशियाई जो देश हैं उसमें जो विकास की जो गति है वो अत्यंत ही मंद है, धीमी है, क्योंकि वहाँ का जो ये समाज है वो रूढ़िवादी परंपराओं पर आधारित है, रूढ़िवादी परंपराओं के कारण। तो कहते हैं कि जो ये रूढ़िवादिता है उसे अविकसित प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये तो होगी इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा। अब आगे हम बात करते हैं रूढ़िवादिता के दुष्परिणामों के बारे में। रूढ़िवादिता के दुष्परिणाम। जो रूढ़िवादिता के जो दुष्परिणाम है उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है शिक्षा संबंधी परिणाम। शिक्षा संबंधी परिणाम, ठीक है। और जो सेकंड है वो है स्वास्थ्य संबंधी परिणाम। सेकंड नंबर पे है स्वास्थ्य संबंधी परिणाम। थर्ड नंबर पर है सामाजिक व्यवस्था संबंधी परिणाम। सामाजिक व्यवस्था संबंधी परिणाम। और जो 4th पॉइंट है वो है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा संबंधी परिणामों के बारे में। अब कहते हैं कि जो रूढ़िवादी जो समाज है उसमें जो शिक्षा की स्थिति है वो सही नहीं है, अर्थात अच्छी नहीं है।
कि इसके अंतर्गत जैसे कि जो पहला पॉइंट है उसमें ये बता रखा है कि जो रूढ़िवादी समाज है उसमें जो शिक्षा है उसकी जो स्थिति है वो अत्यंत ही निम्न स्तरीय होती है। जो शिक्षा है उसे किसी भी तरह का जो महत्व है वो नहीं दिया जाता, कि इसीलिए लोग कहते हैं कि जो अगर शिक्षा पर कोई भी बात करनी है या कोई भी पैसा अगर व्यय करना है तो वो उससे जो शिक्षा है तो शिक्षा को महत्व ही नहीं दिया जाता, तो ये कैसे कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट है वो है कि जो रूढ़िवादी समाज है उसमें जैसे जो भी नई शिक्षा संबंधी जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, तो उसका जो सफल क्रियान्वयन वो उसमें नहीं हो पाता। कि जैसे कि जो 100% नामांकन है या शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है उसका जो लक्ष्य है वो रूढ़िवादी समाज में प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे जो थर्ड पॉइंट है उसमें कहते हैं कि जो रूढ़िवादी है वो वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का जो विकास है वहाँ पर नहीं होता है। जो लोग हैं वो जादू टोना या फिर जो अंधविश्वास है उस पर ही विश्वास करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें कहते हैं कि जो रूढ़िवादी जो समाज है उसमें जो साक्षरता की दर है वो बहुत ही कम है। कि जैसे जो पुरुष की जो साक्षरता दर है वो अधिक है और जो महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो कम है। तो ये तो हो गया शिक्षा संबंधी परिणाम। आगे जो नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी परिणाम। अब कहते हैं जो रूढ़िवादी में जो स्वास्थ्य संबंधी परिणाम भी अच्छे नहीं हैं। कि जैसे कि इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उसकी बात करते हैं। इसमें कहते हैं कि जो रूढ़िवादी समाज है उसमें जो पुत्र और पुत्री में विभिन्न प्रकार से विभेद किया जाता है। कि जैसे कि जो पुत्र है उसे तो वंश चलाने वाला कहा जाता है और जो पुत्री है उसके बारे में कहा जाता है कि ये तो पराया धन है, कल को दूसरे घर चली जाएगी। तो कहते हैं कि इसमें जो स्वास्थ्य की जो स्थिति होती है वो असंतुलित होती है, क्योंकि जो लड़का है उसके तो स्वास्थ्य का हर तरह से ध्यान रखा जाता है और जो लड़की है उसके स्वास्थ्य पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि लड़के के स्वास्थ्य पर दिया जाता है। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें कहते हैं कि जो रूढ़िवादी समाज है उसमें जो लोग हैं वो चिकित्सा जो पद्धति है उस पर विश्वास नहीं करते हैं। कि जैसे कि आमतौर पर देखते हैं कि जो लोग हैं कि अगर उसको भी कोई भी बीमारी हो गई, तबीयत खराब है, तो मंदिर जाकर या किसी भी मौलवी के पास जाकर तो एक झाड़ा डलवा देते, तो उन्हें लगता है कि इससे ही जो भी उसकी बीमारी है वो दूर हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें कहते हैं कि जो बालिकाएं हैं उनका बाल विवाह कर दिया जाता है, तो छोटी उम्र में ही उस पर जो घर गृहस्थी की जो जिम्मेदारी है वो आ जाती है। इससे भी उसका जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट उसमें एक बात बोलते हैं कि जैसे जो रूढ़िवादी समाज है उसमें जैसे परिवार नियोजन संबंधी जो भी संसाधन है उसका उपयोग नहीं किया जाता। इसके कारण भी जो स्त्रियों की जो स्थिति है या स्त्रियों का जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो दुर्बल होती है। जो नेक्स्ट पॉइंट उसमें कहते हैं कि जैसे जो प्लस पोलियो वाला अभियान है या फिर टीकाकरण संबंधी अभियान है उसके बारे में अलग अलग जो कहते हैं गलत धारणाएं फैला दी जाती है, जिससे जो लोग हैं वो इन अभियानों से जुड़ते नहीं हैं। तो ये तो हो गया स्वास्थ्य संबंधी परिणाम। आगे जो है सामाजिक व्यवस्था संबंधी परिणाम। अब इसमें कहते हैं कि जो रूढ़िवादी समाज है उसमें जो पुरुष का जो स्थान है वो तो प्रधान होता है और जो नारी है उसका जो स्थान है वो निम्न समझा जाता है, नीचा समझा जाता है। तो कहते हैं और नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बोला जाता है कि जो रूढ़िवादी समाज है उसमें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना उसका अभाव माना जाता है। जो भी परंपराएं पीछे से चली आ रही हैं लोग उनको बिना सोचे समझे उनको फॉलो करते रहते हैं, कोई भी तर्क नहीं करते, कोई भी विचार विमर्श जो है उस पर नहीं करते। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि जो रूढ़िवादी जो समाज है तो वो वैज्ञानिक जो तथ्य है ना उसको कम स्वीकार करता है। वैज्ञानिक तथ्य जैसे कि आज के टाइम में हमें पता है कि जो सूर्य ग्रहण होते हैं या चंद्र ग्रहण है वो एक खगोलीय घटना है और ये किस प्रकार से होती है, परंतु जो रूढ़िवादी जो समाज है उसमें तो इसे राहु केतु से संबंधित या फिर सूर्य देव या चंद्र देव से संबंधित किया जाता है। तो जो रूढ़िवादी समाज है वो जो ये वैज्ञानिक तथ्य है उनको स्वीकार नहीं करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें कहते हैं कि जो रूढ़िवादी समाज है उसमें जातिगत जो भेदभाव है वो भी देखने को मिलता है। कि जो ब्राह्मण समाज है उसे ऊंचा समझा जाता है और जो शूद्र समाज है उसे नीचे समझा जाता है। तो ये तो हो गया सामाजिक व्यवस्था संबंधी परिणाम। आगे जो नेक्स्ट है वो है आर्थिक प्रभाव। अब इसमें कहते हैं कि जो पुरुष है या महिला है दोनों को समान रूप से जो कार्य है वो समाज में करने नहीं दिया जाता। तो जो महिलाओं में विभिन्न प्रकार की जो योग्यताएं होती हैं या शक्ति होती है उसका जो उपयोग है वो सामाजिक मतलब कहते समाज में नहीं हो पाता, जिससे जो समाज है वो उनके लाभ से वंचित रह सकता है।
आगे कहते हैं कि जो रूढ़िवादी, जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें कहते हैं कि जो रूढ़िवादी है उसमें जो पहले की जो तकनीकी है उसका ही उपयोग किया जाता है, कि जैसे जो कृषि की जा रही है तो पहले के तरीके से ही की जाती है, कोई नवीन तरीका वो उसमें यूज़ नहीं किया जाता। तो कहते हैं कि नवीन तरीके से यूज़ करेंगे तो ये गलत है। तो वो पुराने टाइम से जैसे जो पुरानी परंपरा चली आई खेती के संबंध में चली आ रही है उसको ही फॉलो करते हैं, उसमें कुछ भी नवीन चीज़ या नवीन विचारधारा जो है जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ये तो हो गया आर्थिक प्रभाव। तो जो आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने रूढ़िवादिता के विशेषताएं और उसके दुष्परिणामों के बारे में चर्चा की है। अब जो आज ये टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया है। जो जैसे कि रूढ़िवादिता के अंतर्गत इसका परिचय आ जाएगा, अवधारणा आएगी, इसकी अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं और दुष्परिणाम। तो आज ये जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया है। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।